Imagine all. नित्य नूतन के इस 143वें सत्र में मैं राम मोहन राय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस कोरोना काल में नित्य नूतन वार्ता एक बहुत ही सार्थक रूप लेकर उपस्थित हुई है। इसका जन्म हुआ और धीरे धीरे यह विकसित हुई और विकसित होने का स्तर ये है कि जहां हमने गांधी, विनोबा, जेपी, निर्मला देशपांडे जी के विचारों से ओतप्रोत वक्तव्यों को सुना, वहीं वैज्ञानिक समझदारी क्या होनी चाहिए, इस बात को भी हमारे वक्ताओं ने अपनी अपनी शैली में प्रस्तुत किया। मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि न केवल हमारे आसपास के अपितु पूरे देश के बहुत ही मूर्धन्य विद्वानों ने, जो कि अपने अपने विषय के बहुत जाने माने लोग थे, उन्होंने भी अपनी अपनी बात को रखा। हम बार बार बेशक इस बात को कहते रहे कि नित्य नूतन वार्ता का में प्रस्तुत जो भी वक्तव्य एवं लोगों के कमेंट्स हैं वो निजी हैं। हमारे वार्ता प्रबंधन का सहमत असहमत होना उसके लिए आवश्यक नहीं है। जो इस बात का सूचक था कि हमारी ये वार्ता अगर प्रतिबद्ध थी तो वो शांतिपूर्ण अहिंसक क्रांति के लिए तो थी, परंतु हम किसी भी वैचारिक प्रतिबद्धताओं के साथ हमने इसका संचालन नहीं किया। नित्य नूतन के अनाउंसमेंट में, उसकी उद्घोषणा में ये बात रखी कि नित्य नूतन वार्ता महात्मा गांधी, विनोबा के सर्वोदय विचार से अभिप्रेरित है। और पर मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे अनेक मित्र जो गांधी विचार से तो लगाव रखते हैं, उससे तो प्यार रखते हैं, परंतु उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धताएं कहीं अलग हैं। उन्होंने भी अपने विचारों को रखा और बहुत ही अच्छे ढंग से रखा। न केवल महात्मा गांधी, विनोबा, सर्वोदय विचार, अपितु शहीद भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे जो क्रांतिकारी लोग थे, उनके बारे में भी नित्य नूतन वार्ता में अपने विचार प्रस्तुत किए गए। महिला सशक्तिकरण पर न केवल हमारी जो निकटस्थ बहनें थी उन्होंने अपने विचार रखे, अपितु पूरे देश की जानी मानी महिला नेत्री भी हमारी नित्य नूतन वार्ता में तशरीफ लाई। मैं अपने मित्रों का बहुत आभारी हूं कि आपका निरंतर सहयोग और समर्थन नित्य नूतन को जो मिलता रहा, उसका परिणाम ये हुआ कि शुरू में हमने एक लाइव टेलीकास्ट करना शुरू किया और फिर हमने सोचा कि हमारे मित्रों की संख्या कुछ बढ़ रही है, वक्ताओं की संख्या बढ़ रही है, तो हमने 2 समय वक्तव्य रखने का समय रखा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 2 बार के वक्तव्य रखने पर भी कई बार ऐसी समझ बनती है कि
हम इसको और बढ़ाएं, पर सबकी अपनी अपनी विवशता है, सबकी अपनी अपनी मर्यादाएं हैं, सीमित सबके पास समय है। इसको देखते हुए हम लोग आगे नहीं बढ़ाए। मैंने जैसे पहले दिन कहा था कि नित्य नूतन वार्ता चलाने का हमारा कतई उद्देश्य कोई मनोरंजन नहीं है। हम तो ये जो कोरोना काल है उसका लाभ उठाना चाहते हैं। लोग घर में हैं या घर के बाहर हैं या अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। हम उन तमाम समस्याओं को, हम उन तमाम परिस्थितियों को अपने शब्दों में उसका मूल्यांकन करके प्रस्तुत करना चाहते हैं। और ये भी समझदारी थी कि जितने भी हमारे साथी बोलें, ये सिर्फ आज की जो विवश परिस्थितियां हैं, सिर्फ इन्हीं दिनों में ना एकजुट रहें, अपितु जब ये बादल छट जाएं, ये बीमारी समाप्त हो जाए, उसके बाद हम लोग सब इकट्ठे हों और हम बातचीत करें, और ये बातचीत भी करें कि किस तरह हम आपसी मेलजोल से एक ऐसे मंच का निर्माण कर सकते हैं जो विचार की ताकत को, जो वैचारिक स्वरूप को आगे बढ़ाने का काम करे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे अनेक स्थानों के साथियों ने हमें कहा कि जब ये समाप्त हो जाएगा तो आप हमारे यहाँ ऐसी बैठक करें। मुझे हमारे मथुरा के साथियों ने कहा, मुझे मसूरी के साथी हमें बार बार कहते हैं कि आप तो हमारे यहाँ कीजिए। हम पानीपत में भी निर्मला देश पांडे संस्थान में करने को तैयार हैं, और अहमदाबाद में जो साबरमती आश्रम है उसकी तरफ से भी, वहाँ के प्रबंधन की तरफ से भी हम लोगों को आमंत्रण है कि आप लोग वहाँ भी मीटिंग करें। मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, और स्थानों से भी है, लुधियाना से भी है, मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि हम इन तमाम जो आमंत्रण हैं हम उसे बड़ी विनम्रता से स्वीकार करते हैं, और हम समझते हैं कि हम इन तमाम स्थानों पर इकट्ठे होकर वहाँ के स्थानीय साथियों को जुटाएंगे, और साथ साथ हम और दोस्तों को भी जो इस वार्ता की यात्रा में शामिल रहे हैं उनको भी एकत्रित करेंगे और फिर एक विचार बनाकर काम करेंगे। मैंने ये बात संदर्भवश कही, मैंने इसलिए भी कही कि हमारे पास वक्ता रहते हैं, और मैंने इसको एक भूमिका के तौर पर भी कही। मैं ये चाहता हूं कि इस वार्ता का, जिस वार्ता का आपने इस तरह से इसको संपादित किया है, इसको व्यवस्थित किया है, इसको सुंदरता दी है, इसका रस क्या निकलेगा, इसका अमृत क्या निकलेगा, इस अमृत को हम किस तरह से आपस में सरोकार करेंगे, ये सारी बात है। इसका एक अमृत निकला, और जहर में से निकला, जहर से निकला। और वो जो बात वार्ता की उठी, वो उठी हमारे बच्चों को देखकर। अभी जब हमने 129वीं और 150वीं वार्ता की, उस समय हमारे मुख्य वक्ता के रूप में भुवनेश आदि आए, और अलवर से हमारी सरिता भारत जी का बेटा आया। ये हमारे मुख्य वक्ता थे। हमने उनकी बात भी सुनी, हमने वृद्धजन की भी बात सुनी, सुब्बा राव जी की बात सुनी, स्वामी अग्निवेश जी की बात सुनी, अमरनाथ भाई की बात सुनी, रामशरण जोशी जी की बात की सुनी, और ये जितने भी हमारे वरिष्ठ जन थे हमने इनकी भी बात सुनी। पर जब हमारे वो दो बच्चे बोले तो उनकी बात को सुनकर लोग जितने अभिभूत हुए, उन्होंने जो बात रखी वो बात बड़ों की बात रखी,
और उन्होंने अपनी पीड़ा को रखा। भुवनेश ने कहा कि किस तरह की परिस्थितियों में हम बच्चे लोग एक छोटे से दायरे में सिमट कर रह गए हैं। न हमारे पास खेलने के लिए जगह है, ना हमारे पास जिन बच्चों से, जिन दोस्तों के साथ हम बातचीत करते थे वो दोस्त हैं, ना वो खुला वातावरण है, ना वो पार्क हैं, ना वो इस तरह के टीचर्स हैं। तो हम क्या करें, क्या समझ बनाएं? मेरे सामने एक बड़ा उदाहरण हमारे साथी दीपक कथूरिया जी के परिवार का रहा। भुवनेश ने जो व्यथा कही, जो उसने अपनी बात कही, वो बात से मैं अभिभूत हो गया। पर मैं अगर भुवनेश की माता का पराक्रम देखता हूं, आरती का पराक्रम देखता हूं, तो मेरा मन करता है कि मैं बार बार सल्यूट करूं, सलाम करूं कि किस तरह से उन्होंने बेटे भुवनेश आदि को इस कोरोना पीरियड में शिक्षित करने का प्रयास किया है। किस तरह से मैं देखता हूं कि वो जब भी बात करें तो पता चलता है कि भुवनेश तो अब कहानियां सुना रहा है, भुवनेश तो ड्राइंग कर रहा है, भुवनेश तो अपनी कोई नई कविताओं को, अपने गीतों को संजोकर उसकी वीडियो लाइव कर रहा है। मुझे देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मुझे लगा कि अवसर जुटा लिए गए हैं। और मैंने ये भी पाया कि जिस तरह से वो स्कूल में जाकर, जहां होगी 4-5 हजार रुपए महीना की फीस, वहां जाकर जिस तरह की शिक्षा प्राप्त कर रहा है, निश्चित रूप से वो बहुत अच्छी शिक्षा है, निश्चित रूप से वो बेहतरीन स्कूल के अंदर पढ़ रहा है। पर मैंने ये भी पाया कि उसने अपने घर में रहकर तो जो अपनी प्रतिभा को निखारा है, वो तो स्कूल में लगातार 6 साल जाने के बाद भी न निखार सका। दूसरा उदाहरण सरिता भारत जी के बेटे का मैंने देखा कि जब वो ट्रायल पर आया तो वो तो अपना पूरा, उसने तो कितनी तरह के पानी के जीव होते हैं, कितने तरह के जानवर होते हैं, उसने बताने शुरू किए। और वो तो एकदम रुका नहीं। और जब उसकी मम्मी ने कहा कि अच्छा अब हटो, तो वो एकदम बोला देखो मेरी मम्मी मेरे से मोबाइल छीन रही है। ये बात साबित करती है कि बच्चों के अंदर कितना अंदर भाव है जिसे वो प्रकट करना चाहते हैं। मैं एक तीसरा उदाहरण देना चाहूंगा अपने बहुत ही अजीज सिद्धार्थ मस्करी और स्मृति राज का। पिछले दिनों वो हमारे पानीपत में आए। हमारे स्कूल में जो हाली अपना स्कूल है, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन का एक स्कूल चलाने का हम प्रयास कर रहे हैं, वहाँ उन्होंने बच्चों के साथ तकरीबन हफ्ते भर तक संवाद किया। दिवाली के दिन थे, हमारे आग्रह पर उन्होंने दिवाली हमारे साथ हमारे घर पर मनाई। मैं सिद्धार्थ से और स्मृति से तो प्रभावित हुए बिना नहीं रहा, पर उनके बेटे से बहुत प्रभावित हुआ। मैं सिद्धार्थ और स्मृति की जो यात्रा है, कि जिस तरह से वो पिछले 2 साल से, जिन्होंने अपनी कार में ही अपने जीवन को जीने के ढंग को अर्पित कर दिया। वो कार में ही चलते हैं, अपने जगह जगह रुकते हैं, विद्यार्थियों से संवाद करते हैं, स्कूलों में जाते हैं, वर्कशॉप करते हैं। तो मैंने कहा ये बेटा भी आपके साथ ही रहता है? उन्होंने कहा हाँ, ये हमारा बेटा भी हमारे साथ ही रहता है। मैंने कहा पढ़ता क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये होम स्कूलिंग करता है। होम स्कूलिंग करता है? होम स्कूलिंग क्या होती है?
उन्हें कहा कि हमारे साथ रहता है और हम इसको पढ़ाते हैं, और ये जो परिस्थितियां हैं, ये जो स्थितियां हैं, ये जो देश काल है, ये इसको पढ़ाता है। मैंने उस 9 साल के बच्चे से जब जानकारियां चाही तो मैंने देखा कि वो तो बहुत अच्छा वैद्य है। मेरे सिर में दर्द हो गया तो वो तो मुझे कई औषधियां बताने लगा, और सिर्फ औषधियां ही क्यों बताने लगा, उसने तो मेरे यहाँ उंगलियां टिकाई, दबाई और ये कहा इस तरह की क्रियाएं कीजिए। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा योगी हो गया, ये तो बहुत अच्छा वैद्य हो गया। जब कोई जनरल नॉलेज की बात करें तो जो सामान्य स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे बहुत ज्यादा वह अद्वैत जानता है। मुझे लगा तो अटपटा काम कि देखो ये लोगों ने संकल्प तो इन्होंने किया ना, वनवास तो भगवान राम को हुआ, चलो सीता जी पत्नी थी, इस लक्ष्मण ने क्या बिगाड़ा था। तो मैंने ये कहा, मैंने कहा भाई इस आदू को तो, अद्वैत को तो आप हमारे घर छोड़ जाओ, हम इसको स्कूल में पढ़ाएंगे। पर जब मैंने उसकी प्रतिभा को देखा, जब मैंने उसके संवाद करने के ढंग को देखा, जब मैंने उसके ज्ञान को देखा, तो मैंने इस कहा, सोच समझा कि जो चीज इसको होम स्कूलिंग सिखा रही है, वो कोई भी संस्थान चाहे वो कितना भी महंगा हो, वो इसको मशीन तो बना सकता है, पर इसको एक मनुष्य बनाने में कितना सहयोगी होगा, यह एक संशय पैदा करता है। हमारे शास्त्रों ने भी कहा है, मातृमान पितृमान पुरुषो वेदा, कि माता, फिर पिता, फिर आचार्य। आचार्य का अर्थ भी ये नहीं कहा कि जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो आचार्य। उन्होंने कहा कि आचार्य कौन, जो शिक्षा देता है। एक श्लोक में कहा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर साक्षात महेश्वरा। अब कई लोग तो कहते हैं कि देखिए गुरु को कहा है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, शिव है। तो जब इसका दूसरा अर्थ देखो तो उन्होंने कहा ब्रह्मा ही गुरु है, विष्णु ही गुरु है, महेश्वर ही गुरु है। तब हम इसी बात कहते हैं, तो जो हमको सिखा रहा है, जो निरंतर हमको सिखा रहा है, वो हमारा गुरु है। तो ये जो तालीम, नई तालीम जिसकी परिकल्पना महात्मा जी ने की, महात्मा जी ने कहा नॉलेज एंड वर्क आर नॉट सेपरेट। ज्ञान और काम अलग अलग नहीं हो सकता। और महात्मा गांधी ने कहा बेसिक एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन इज ए ब्रेक थ्रू in prevalent and traditional system of education should begin with the teaching of a useful craft to enable him to produce something right from the beginning of his study and training. महात्मा गांधी ने कहा फिलॉसफी ऑफ लाइफ एंड वैल्यूज, और क्या कहा कि ये तो पूरे जीवन तक चलने वाली सतत प्रक्रिया है। मैंने जब कोशिश की होम स्कूलिंग के बारे में जानने की, अनस्कूलिंग के बारे में जानने की, और फिर मैंने अपने इन तीनों साथियों से बात करनी शुरू की। मैंने बात करनी यूं भी शुरू की कि हम जो स्कूल चलाते थे निर्मला देश पांडे संस्थान में, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली पानीपति के नाम से हाली अपना स्कूल चलाने के कोई इरादा नहीं था। उसके वृत्तांत को किसी दिन हमारे साथी दीपक जी आपको रखेंगे। पर मैं जो कहना चाहता हूं कि वो एक स्कूल एक प्रयोग था। प्रयोग इस तरह से था कि सब कुछ वो विद्यार्थियों के मन से तैयार हुआ। विद्यार्थियों को तो जन्म तिथि भी नहीं पता थी, माता पिता तो मजदूर थे, अनपढ़ थे,
उनको जन्म तिथि भी नहीं पता थी। जन्म तिथियों को ढूंढा गया कि महापुरुषों के जन्मदिन को हम इन बच्चों का जन्मदिन दे दें। हम यूनिफॉर्म्स जुटाई, पानीपत के लोगों से जुड़कर हमने लोगों से और संसाधन जुटाए और 8 बच्चों से शुरू हुआ स्कूल 250 बच्चों तक पहुंच गया। अधिकांश बच्चे तो वही थे जो बाल श्रमिक थे या स्ट्रीट चिल्ड्रन थे। स्कूल तो चल निकला। स्कूल के अंदर अच्छे अच्छे प्रयोग हुए और सबसे बड़ा प्रयोग था सर्वधर्म समभाव का। विद्यार्थियों में अगर आप आदिल से कहें कि आप हमें वैदिक मंत्र सुनाएं तो वो शुरू हो जाता था, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, वो शुरू हो जाता था। और अगर आप संजीव से कहें कि तुम कुरान की आयतें सुनाओ, कुरान प्रार्थना करो, वो शुरू हो जाता था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एहदिनस्सिरातल मुस्तकीम। और जब हम लोगों से कहते, अपने बच्चों से कहते, सामूहिक रूप से कहते कि चलो जैन प्रार्थना शुरू करो, तो बच्चे करते नमो हरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो वज्झानम, नमो लोए सव्वसाहुनम। बच्चों से हम कहते हैं कि चलो गुरबाणी पाठ करो, वो करते एक ओंकार सतनाम, ये सब पाठ करते। बुद्धम शरणम गच्छामि, हम हम ईसाई मत का पाठ करते। एक नया प्रयोग शुरू हो गया। जहां दिवाली भी उसी उत्साह से मनती जिस उत्साह से ईद मनाई जाती है, जिस उत्साह से गुरपुरब मनाया जाता है, जिस उत्साह से क्रिसमस मनाई जाती है, ये सब कुछ हुआ। 20 मार्च को वहां परीक्षाएं चल रही थी और फिर एकदम 22 मार्च को लॉकडाउन शुरू हो गया। स्कूल बंद। स्कूल के बच्चों का जो वो 8 बाई 8 की कोठड़ियों में रहते थे, वहीं वो रह गए, निकले नहीं। हम लोगों ने कोशिश की कि उनके 125 परिवारों को जोड़े रखें। काम था नहीं, अतिथि मजदूर थे, अपने अपने घरों में जाने के लिए तत्पर थे। हम लोगों ने सोचा कि उनको जोड़ लें, ना जाने दें। उनको सूखा राशन आप लोगों की मदद से, जन सहयोग से, प्रशासन की मदद से, कुछ एनजीओज की मदद से हमने उनको लगातार दिए जाने की कोशिश की। लॉकडाउन खुला, कुछ उस लोग तो अपने घरों में चले गए, क्योंकि यहां तो हमने उनको अपने घर दिए नहीं थे। और बाद में मुझे पता चला कि स्कूल नहीं खुला तो हमारे यहां तो दूसरी तीसरी क्लास में भी जो ये जो सिस्टम बनाया हुआ है हमने, दूसरी तीसरी क्लास में भी अगर कोई पढ़ने की देखें तो 16 साल के बच्चे को तो 10वीं करनी चाहिए। कई कई तो 12-12, 13-13 साल के बच्चे 10वीं कर जाते हैं। पर दूसरी तीसरी क्लास के हमारे बच्चे भी 14-14, 15-15 साल के थे। नर्सरी में क्योंकि सिस्टम वो है ना, नर्सरी के अंदर भी 12-12, 13-13 साल के बच्चे दाखिल करने पड़ते थे। फिर हम उनका विकास करते थे, पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, उनको लिखाना सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी आयु के अनुसार कक्षाओं में दाखिल हों। पर ये सब प्रयास विफल हो गए, एक ही झटके में विफल हो गए। स्कूल बंद हो गया। वो बच्चे या तो अपने माता पिता के साथ, अपने अतिथि माता पिता जो मजदूरी करते थे वो उनके साथ चले गए। और बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे, अधिकांश बच्चे जो यहां रह गए थे, जो 14-14, 15-15 साल के हम लोग चाइल्ड लेबर से निकाल कर लाए थे, वो बच्चे जो स्ट्रीट चिल्ड्रन थे, उन लोगों को वहां के जो नारकीय जीवन था उसको निकाल कर शिक्षा की तरफ लाए थे, वो सारा परिश्रम निष्फल हो गया।
वो बच्चे पुनः उन्हीं कामों के अंदर जुट गए। अब क्या करें, क्या करें? ये सारे 3-4 उदाहरण, और ये हमारे स्कूल का ही क्यों, जो बड़े बड़े स्कूल हैं जिनकी फीसें 4-4, 5-5 हजार रुपए हैं, कई स्कूल तो ऐसे हैं जो साल भर की फीस ले लेते हैं, 1.5 लाख रुपया। सोच भी नहीं सकता आदमी, 1.5 लाख रुपया फीस ले लेते हैं। वो स्कूल बंद हो गए, वो स्कूल धाराशायी हो गए इस कोरोना के सामने। अब क्या करें, किस तरह का एजुकेशन सिस्टम दें? जो एजुकेशन सिस्टम हमने दिया, जो एजुकेशन सिस्टम हमने अडॉप्ट किया, उस एजुकेशन सिस्टम ने तो हमें धोखा दे दिया। हमारे बच्चे अब स्कूल तो मांग रहे हैं, फीस दो, तुम्हारे पास काम है या नहीं है, हम छोड़ देंगे ट्रांसपोर्ट का खर्चा, पर मेंटेनेंस फीस दो। और इस तरह के अनेक खर्चे हैं जो वो स्कूल पेरेंट्स से मांग रहे हैं, ये धमकी देकर कि अगर आपने ये अदायगी नहीं की तो ये हम आपके बच्चे को का नाम काट देंगे, स्कूल से अलग कर देंगे। आप देखिए, ऐसी स्थितियां हमारी बनी हैं। मैंने ये 3-4 स्थितियों को आपके सामने रखने का प्रयास किया, और मैंने फिर खुद भी अध्ययन करने की कोशिश की कि हम अपनी पुरातन जो भारतीय शिक्षा प्रणाली थी उसको भी देखें। मैंने कोशिश की महात्मा गांधी, संत विनोबा, डॉक्टर जाकिर हुसैन और पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद जैसे लोगों ने जो नई तालीम की बात की थी उसको भी देखने की कोशिश करें, उसको भी समझने की कोशिश करें। सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे बड़ा महान प्रयोग अगर इस पूरी दुनिया के अंदर हुआ है, वो हुआ है विश्व भारती शांति निकेतन का। शांति निकेतन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जो शिक्षा को प्रकृति के साथ जोड़ने का काम किया, जो उन्होंने मानवता के साथ और अंतर्राष्ट्रीयवाद के साथ वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया मेरा घर है, परिवार है, इस भावना को उसके साथ जोड़ने का काम किया, आदर्शों के साथ जोड़ने का काम किया, और इन 4 सिद्धांतों पर उन्होंने विश्व भारती शांति निकेतन का निर्माण किया। वह एक हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। हम सुनते थे, दर्शन तो करने का अवसर नहीं मिला। दर्शन तो हमारी हेमा बहन ने तो किए, कुछ और साथियों ने भी किए होंगे, पर सुनते थे कि पेड़ों के नीचे बच्चे पढ़ते हैं, पेड़ों के नीचे पढ़ते हैं बच्चे, या नृत्य सीखते हैं, संगीत सीखते हैं, कहानियों के माध्यम से पढ़ते हैं। एक नई प्रणाली गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने शुरू की। एक उदाहरण हमारे सामने वो भी है। हमारे सामने एक भारत के महान योगी, भारत के मैंने छोटा शब्द किया, विश्व के महान योगी श्री अरविंद ने जो शिक्षा का एक परिचय दिया, और शिक्षा पद्धति किस तरह की हो, फिजिकल डेवलपमेंट और होलीनेस, पवित्रता का किस तरह से मिलन हो, इस पर भी उन्होंने अपनी बात कही। एक नई शिक्षा पद्धति को जोड़ने की बात की। क्या ये तमाम, चाहे वो आरती और भुवनेश का हो, चाहे सरिता भारत का हो, चाहे सिद्धार्थ, स्मृति और अद्वैत का हो, चाहे हाल ही अपने स्कूल के अनुभव हों,
चाहे आपके बड़े बड़े विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के अनुभव हों, चाहे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का, महात्मा गांधी की नई तालीम का अनुभव हो, श्री अरविंदो का अनुभव हो, क्या ये हमारे विश्वविद्यालय नहीं है? मुझे मैक्सिम गोर्की की, एक रशियन राइटर हुए, क्रांतिकारी थे और रूसी इनकलाब में उनका बहुत बड़ा एक सक्रियता थी, सहभागीदारिता थी लेनिन के साथ। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, मेरे विश्वविद्यालय। मेरे विश्वविद्यालय का मतलब वो कोई विश्वविद्यालय नाम नहीं दे रहे कि ये तो दिल्ली विश्वविद्यालय, या उन्होंने कहा मेरे विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के जहां से मैंने बहुत सीखा, जहां से हमने सीखा, हमने समझा, मेरे विश्वविद्यालय। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, एक नॉवल लिखा, और उस नॉवल में गोर्की ने जहां जहां, जिस बस्तियों में जाकर, जिन गलियों में जाकर, जिन लोगों के बीच में जाकर, जिन मजदूरों के बीच में जाकर, उनके बच्चों के बीच में जाकर, जो बहुत ही घृणित बदबूदार मोहल्ले थे, उनके बीच में जाकर जो उन्होंने सीखा, उस सारे सीखने का नाम उन्होंने कहा कि ये मेरे विश्वविद्यालय हैं, यहां से मैंने सीखा। तो जो मैंने श्रृंखला बताई है, क्या ये मैक्सिम गोर्की के मेरे विश्वविद्यालय की श्रृंखला नहीं है? क्या हम इन तमाम बातों को जोड़कर, क्या जो हमारे मुकेश दिगानी साथी गन्नौर के अंदर जो चला रहे हैं स्कूल की परंपरा, क्या वो एक स्कूल की व्यवस्था को चला रहे हैं? क्या वो मेरे विश्वविद्यालय नहीं है? क्या ज्ञान विज्ञान समिति के साथी जो अपने अपने ढंग से, जिन्होंने गांवों के अंदर काम किया, क्या वो मेरे विश्वविद्यालय नहीं है? क्या स्वामी श्रद्धानंद जो महात्मा मुंशीराम थे, मुंशीराम अरोड़ा के नाम से वकालत करते थे और बाद में उनका संपूर्ण चिंतन बदल गया और उन्होंने एक विश्वविद्यालय खड़ा कर दिया जिसको आज हम गुरुकुल विश्वविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय कहते हैं। आज की स्थितियां अलग हो सकती हैं, आज की स्थितियों में हम किन्हीं और इधर उधर की चर्चा, हम आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं, पर जो प्रयास थे, क्या हम उस प्रयास को मेरे विश्वविद्यालय नहीं कहेंगे? कहेंगे। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे साथियों ने मुझे उत्साहित किया, मुझे आरती ने उत्साहित किया, मुझे स्मृति और सिद्धार्थ ने उत्साहित किया, मुझे उत्साहित किया सरिता भारत ने, और ऐसे अनेक बच्चों के माता पिताओं ने, और तकरीबन 250 बच्चों का तो पिता मैं ही हूं, जो हाल ही अपना स्कूल में पढ़ते रहे और जो बंद हो गया तो जिससे मैं दुखी हूं। इन ने मुझे उत्साहित किया कि हम भी एक वैकल्पिक शिक्षा की बात करें। देखिए, अगर हम भेड़िया आया करते रहे और वो बच्चा सिर्फ डराता था, भेड़िया नहीं आता था, लोग निकल पड़ते थे अपने को बचाने के लिए, भेड़िए को भगाने के लिए, पर वो मजाक लगता था। और आखिर में एक दिन भेड़िया आया और उस बालक ने फिर आवाज उठाई, शोर मचाया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। सब लोग कहने लगे कि ये बच्चा तो ऐसे ही झूठ बोलता है, ऐसे ही हमको बहकाता है, और इस बहकाने वाले बच्चे की बात पर हम कैसे यकीन करें। पर उस दिन तो सचमुच भेड़िया आया था और वो बच्चे को भी खा गया और लोगों को भी खा गया। ऐसी स्थितियों का क्या हम इंतजार करना चाहते हैं? क्या जब आग लगेगी तभी हम कुआं खोदेंगे? ये स्थितियां बन रही हैं, प्रकृति बना रही है, पूंजीवादी सिस्टम बना रहा है, और जिस तरह से हमारी पूरी की पूरी एजुकेशन
पद्धति को बना दिया है सिर्फ व्यवसायिक, जो बच्चों को दिमाग नहीं देता, जो मशीन बनाकर खड़ा कर दिया है। पहले तो ये अनेक वर्षों तक हम यही पढ़ाते रहे, बच्चों को मोबाइल ना देखने दो, बच्चों को टेलीविजन मत देखने दो, बच्चों को इस लैपटॉप वगैरह से अलग रखो। फिर समय आया, ये समय 2-3 महीने का, हरियाणा सरकार ने तो छुट्टियां कर दी, 1 जुलाई से 26 जुलाई तक ग्रीष्मावकाश कर दिया। पर ये कहा कि ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी। ये मैं एक सरकार की बात नहीं कर रहा, ये मैं बात कर रहा हूं तमाम जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ये उपदेश दिया करते, हमारे जैसे अभिभावक उपदेश दिया करते, जो आदर्शवाद लोगों को बांटते थे कि नहीं अब ये ना करो ना करो, कंप्यूटर से बचाओ, आंखों पर दिमाग पर असर पड़ता है, बच्चे को मोबाइल से बचाओ। हमने अब एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि हमने उसको मोबाइल थमा दिया। अगर वो मोबाइल से हटता है तो अब हम कहते हैं कि मोबाइल पकड़, अब ये क्लास शुरू होने वाली है, अब ये क्लास शुरू होने वाली है। जो बच्चे का जीवन था, हंसने का जीवन था, विकसित होने का जीवन था, खेलने का जीवन था, अट्टहास लगाने का जीवन था, वो कैद होकर रह गया है। ये तो एक स्थिति है, आज की स्थिति है। क्या हम उसी दिन उठेंगे जिस दिन भेड़िया आ जाएगा, या हम उसी दिन कुआं खोदेंगे जिस दिन आग लगेगी? हमें वैकल्पिक शिक्षा की तरफ बढ़ना चाहिए, और वो वैकल्पिक शिक्षा कुछ भी हो सकती है। वो वैकल्पिक शिक्षा होम स्कूलिंग की भी हो सकती है, अनस्कूलिंग की भी हो सकती है, श्री अरबिंदो की भी हो सकती है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की भी हो सकती है, महात्मा जी की भी हो सकती है, मेरे विश्वविद्यालय भी हो सकती है। ये तमाम शिक्षाएं हैं जो शिक्षाएं हो सकती हैं, और वो शिक्षाएं हमको तैयारी करने की तरफ, अगर हमने अपने आप को तैयार नहीं किया, क्या फौज तैयार इसीलिए तैयार होती है कि जिस दिन लड़ाई होगी उसी दिन हम करेंगे? मैं बाबरनामा पढ़ रहा था आजकल, तो उसमें उसने हिंदुस्तान की स्थितियों को लिखा है कि यहाँ की फौज किस तरह से तैयार होती थी। लड़ाई लड़नी है, लोगों को भर्ती कर लिया करते, तादाद भर्ती कर लिया करते, कोई प्रशिक्षण नहीं, कोई उस नहीं, बस तुम्हें भर्ती हो गए, मारना आता है ना, बस इतना ही उसको सबक हुआ करता। मारना आता है ना, हाँ, मरना भी तो आता होगा, हाँ जी, बस इसी बात को लेकर वो शुरू हो जाया करते। तो हमारे अब हमें एक नई शिक्षा व्यवस्था की तरफ बढ़ने की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, और हमें अपने उन तमाम साथियों के अनुभवों से प्रेरणा लेनी चाहिए, समझदारी बनानी चाहिए, जो हमें इस तरह के शिक्षा के जो दर्पण है उसको दिखा सकें। तो आज से हमने इसकी शुरुआत की है। मैं तो होम स्कूलिंग का मास्टर नहीं हूँ, पर मैं कानूनन वकील हूँ पेशे से, तो मैं ये कह सकता हूँ कि होम स्कूलिंग हमारे देश में कोई इलीगल नहीं है। महाराष्ट्र की सरकार ने, नेशनल ओपन स्कूल ने ये कहा है कि स्कूलों में भेजना कोई जरूरी नहीं है। मैं इस पर उन्हीं लोगों को सौंपता हूं जो लोग इस पर बातचीत करेंगे। मैं आज गहराई में जाना नहीं चाहता। हमारे आज के, मैंने इसकी शुरुआत की है, हमारे अनेक साथी 10 दिन तक, कभी सुबह कभी शाम, अपने समय की उपलब्धता को देखते हुए अपने विचार रखेंगे। हमारा कोई मकसद नहीं है कि इसके अंदर मुझे 36 दिखने चाहिए, मुझे इसके अंदर 72 दिखने चाहिए लोग। नो, चाहे 2 भी दिखेंगे तो भी अपनी बात रखेंगे।
भगवान कृष्ण ने गीता में यही कहा कि मैं कह रहा हूं, और ये ज्ञान कोई मैं नया नहीं कह रहा, ये ज्ञान तो वर्षों से चला आ रहा है, बस मैं तो तुझे सुना रहा हूं। मैं जानता हूं कि क्या हो रहा है और मैं जानता हूं कि क्या होगा। तो इन सब बातों पर तो वो लोग रखेंगे। कल 12 बजे हमारी बहुत अच्छी साथी स्मृति राज, जिनके अपने अनुभव हैं, वो इस पर वार्ता रखेंगी। परसों सिद्धार्थ मस्करी इसी विषय पर अपनी बातचीत रखेंगे। 4 तारीख को श्रीमती आरती कथूरिया, जिनके बारे में मैंने बताया, वो अपनी बातचीत रखेंगे। 5 तारीख को सुप्रिया जोशी सुबह अपनी बातचीत रखेंगे और शाम को पमेला अपने विचार रखेंगे। 6 तारीख को आश्वरी बात रखेंगे, आश्वरी माथुर अपनी बात रखेंगे और शाम को अदिति माथुर अपनी बात रखेंगे। 7 तारीख को संजय हार्दिकर और शाम को अर्चना परसाई गहलोत अपनी बातचीत रखेंगे। मैं समझ रहा हूं कि ये एक शुरुआत है। हमारे स्मृति ने एक ग्रुप बनाया है, ग्रुप का नाम दिया है नित्य नूतन होम स्कूलिंग। हम सब विद्यार्थी बनकर उनकी बात को सुनेंगे। आपके पास भी अगर कोई अनुभव है तो आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। कोई बात अगर उस ग्रुप में नहीं जुड़ पाए, मुझसे बातचीत कर सकते हैं। अगर मेरा नंबर हो, आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं, वरना मैं इनबॉक्स में आपको अपना नंबर भेज दूंगा। आप बातचीत कर सकते हैं और स्मृति इनका संयोजन करेंगी। तो ये बातें हमने रखी हैं और वो अपने अपने और भी साथी लगातार जुड़ेंगे जो अपनी अपनी बात को रखेंगे। मेरी आज सुबह ही अहमदाबाद के मधुसूदन अग्रवाल से बात हुई है। मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा। मुझे खूब विदेशों में जाने का अवसर मिला। मैं अगर कहूँ तो मुझे गोरकी ने आशीर्वाद दिया हुआ है, खूब घूमा मैं। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जैसे मधुसूदन अग्रवाल, दिकेन, योगेश माथुरिया। अरे ये लोग तो अमेरिका में थे, अमेरिका में खूब मोटा व्यवसाय करते थे, खूब पैसा कमाते थे, पर एकदम क्या हुआ कि उन्होंने छोड़कर इंडिया आ गए और इंडिया में भी गांव गांव जाकर अलग जगाने लगे। और जैसे निर्मला जी कहा करती कि मुझे क्या मिला है, निर्मला जी कहती, विनोबा जी की बात को उद्धृत करती, मुझे विनोबा ने अभाव का वैभव दिया है। तो ये सारे काम कर रहे हैं। अगर आनंद पैसे में ही होता, अगर आनंद ऐश्वर्य में ही होता, अगर आनंद भोग लिप्सा में ही होता, तो बुद्ध, महावीर जैसे लोग, गुरु नानक देव जैसे लोग, महर्षि दयानंद सरस्वती जैसे लोग, राजा राममोहन राय जैसे लोग, महात्मा गांधी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर तो साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। ये तमाम लोग हमको नहीं दिखाई देते, हमको नहीं मिलते। सुज्ञान मोदी जी जैसे महात्मा के महात्मा हैं, वो उसके लेखक भी हैं पुस्तक के, और महात्मा के महात्मा जैसे उनके गुरुदेव हैं। ऐसे ही मैं कई बार मानता हूं कि मेरे गुरुदेव अगर इन शब्दों में तो सुज्ञान मोदी जी हैं, उनका मुझे आशीर्वाद मिला है। उन्होंने कहा अत्यंत मार्मिक, हमारा अनुभव भी ऐसा है। नोएडा में 3 वर्षों से श्रमिकों के बच्चों के लिए पंचशील इंटर कॉलेज में चला रहे हैं। 100 दिनों से स्कूल अस्त व्यस्त है, लगता है नई शुरुआत करनी पड़ेगी। इन वार्ताओं से रास्ता बनेगा। ऋषि अरोड़ा जी, what was the impact of homeschooling on the interpersonal skills and social skills of child? If you could please share. Yes sir. ऋषि अरोड़ा जी, हम इन सब पर बातचीत करेंगे, पर मैं चाहता हूं कि ये दायरा हम आज ही समाप्त ना करें। आपके इन तमाम प्रश्नों को और जो और भी प्रश्न आएंगे, उन तमाम प्रश्नों को हमारे जो
योग्य अनुभवशील वक्ता हैं उनके पास हम पहुंचाएंगे और उम्मीद करते हैं कि आपकी ये बातचीत और आपकी जो प्रश्न हैं वो उन सब तक पहुंचेंगे। श्री भगवान शर्मा जी का कहना है कि आप बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। आज के दौर में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। श्री भगवान शर्मा जी, आपका धन्यवाद। और जब मैं आपके नाम की बात करता हूं तो मुझे सहसा ये अपने गुरु निर्मला देश पांडे जी का स्मरण हो जाता है कि आपने किस तरह से कर्तव्य निष्ठा से उनका काम, उनके साथ काम किया। ऋषि अरोड़ा जी, मैं आपके इस प्रश्न को भी उन तक ही पहुंचाऊंगा। alternate way of schooling like home schooling etc are good options. As you told that in coming days some experts will elaborate and how to accomplish it. So looking forward to these sessions. हाँ, थैंक यू ऋषि अरोड़ा जी। हम इन तमाम बातों को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी बहन जुबेदा नोमानी पाकिस्तान से इस बात को, हमारे इस सेशन को देख रही है। वाओ, कृष्णा कांता जी भी देख रही हैं। पायल परवीन जी, बहुत दुख की बात है, ये जल्द से जल्द ही बीमारी ठीक और बच्चे फिर स्कूल में आए, हम कामना करते हैं। ठीक है परवीन जी। जुबेदा नोमानी जी, सेम हियर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर भी यही हालत है। बिल्कुल यही हालत है। यही हालत पाकिस्तान के अंदर क्यों है, बांग्लादेश के अंदर भी है, पूरे दुनिया के अंदर ये हालत है। कल मेरी ग्रैंड डॉटर का बर्थडे था, वो अमेरिका रहते हैं, सियाटल में। आजकल बहुत एक बीमारी वर्चुअल टेलीकास्ट हो रहा है, वर्चुअल रैली, उन्होंने कहा वर्चुअल बर्थडे मनाया। मैं देख रहा था कि वो बच्चे एक पूरे पूरे घर के अहाते में किस तरह से रहते हैं, ये सारी स्थिति है। मैं एक नाम बताना भूल गया, फिरदौसी आलम का। फिरदौसी आलम बांग्लादेश में हमारे यहाँ आई और हमारे परिवार के साथ वे तकरीबन 25 दिन रही। उनकी बेटी मिशेल कभी भी हिंदी स्कूल में नहीं गई, पर इतनी अच्छी हिंदी बोलती है। और माँ की हालत ये थी, माँ एक बहुत अच्छी वहाँ की आर्टिस्ट है, स्टेज आर्टिस्ट है, छोटे पर्दे की आर्टिस्ट है। माँ को हिंदी आती नहीं थी और अंग्रेजी में भी वो हमारे जैसी ही थी, और हमें बांग्ला आती नहीं थी, पर भावों की एक दूसरे के आदान प्रदान से हम सारी बात समझते थे। और कभी भी कोई दिक्कत आती तो एकदम मिशेल हमारा अनुवाद करती। 8 साल की बच्ची। मैंने कहा भाई तुमने यहाँ कैसे सीख ली हिंदी, किसी स्कूल में गई कि नहीं गई, तो फिर कैसे सीखी? उसने कहा कि मैं जो ये टीवी पर कार्टून वो आते हैं उनको देख देख कर हिंदी सीख गई। मेरे एक दोस्त थे अफगानिस्तान, वहाँ जब मैं रशिया में था, अफगानिस्तान के, वो भी बहुत अच्छा हिंदी बोलते थे। तो मैं पूछता तुम हिंदी कहाँ से सीखे? उन्होंने कहा हम सिनेमा देख देख कर हिंदी सीख गए। तो अब आप समझिए ना कि हमें किसी भी ज्ञान अर्जित करने के लिए कहीं किसी छत्र के नीचे जाने की जरूरत नहीं है, अनुभव सिखाते हैं। तो ये मैं आपको बता रहा था कि ये भी हमारे अनुभव हो सकते हैं। जुबैदा नोमानी जी, आपका तो मैंने शुक्रिया अदा किया ही है, और सुदर्शन आहूजा जी का बहुत बहुत शुक्रिया इस रूप में भी कि सुदर्शन जी हमारे हर कार्यक्रम से जुड़ते हैं। मैंने उनको अनेक बार आग्रह किया कि आप तो बहुत विद्वान हैं, आप भी अपनी बात रखिए, पर वो एकदम मुझे टाल जाते हैं। राम सिंह चौधरी जी, हमने आपके भी अनुभव सुनने हैं एक दिन, कि जिस तरह से ऑर्गेनिक ढंग से आप खेती कर रहे हैं और जिस तरह से एक आप डेयरी गौशाला बनाकर और विशुद्ध रूप से गाय के दूध, मक्खन, लस्सी का लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ये एक बहुत अद्भुत काम है। मैंने कोशिश की। कॉमरेड दरियाव सिंह जी कश्यप, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको हैप्पी बर्थडे भी कि आप भी हमारी बात को सुन रहे हैं। स्मृति राज जी को तो मैंने कहा ही, सुज्ञान मोदी जी की मैंने आपके सामने बात रखी थी। और प्रिया लूथरा जी हमारे स्कूल की, हाल ही अपना स्कूल की हेड मिस्ट्रेस रही, बहुत चिंतित हैं। मैं जानता हूं उनकी चिंता को भी, उनके पीड़ा को भी जानता हूं कि मैं तो कुछ तब भी अपने आप को
निकाल लेता हूँ, पर जो पीड़ा, जो भावनाएं प्रिया के अंदर है, उनके साथियों में है, पूजा के अंदर है, रोजी के अंदर है, वो बहुत ही अकल्पनीय है और मैं उसको सलाम करता हूँ। सीना शर्मा जी, आप तो बहुत अच्छी वक्ता हैं ही, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। सुज्ञान मोदी जी, आप जब कुछ तारीफ के शब्द लिखते हैं तो मुझे अंदर से तो खुशी होती है, पर मेरा मन नहीं करता कि मैं उसका इजहार करूं। वो आध्यात्मिक आपके भाव हैं और मैं उसी रूप में उसे लेना चाहता हूं। साहब सिंह रंगा जी का बहुत धन्यवाद। साहब सिंह जी शिक्षाविद हैं। चाइल्डहुड हैज लॉस्ट समवेयर, यस, ये लॉस्ट समवेयर, मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूं कि हमने अपना बचपन खत्म कर दिया। नीलम गक्खड़ जी, आपका धन्यवाद। नीलम गक्खड़ जी भी एक बहुत अच्छा स्कूल चला रही हैं, जैनवाणी स्कूल, जैन प्रबंधन समिति के तत्वावधान में, और बहुत अच्छी शिक्षिका हैं, बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर हैं। मैं समझता हूं कि आपके अनुभवों का भी हम लाभ उठाएंगे। ऋषि अरोड़ा जी की तो मैंने बात कही है, और वैसे दीपक जी बात कर रहे हैं। रीता धर्मरीत जी, आपका स्वागत है। और अभाव, हाँ, सुज्ञान मोदी जी, आपने बहुत अच्छा कहा। माता सीता रानी सेवा संस्था का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आप सबका। और रीता धर्मरीत जी कह रहे हैं, हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने एक मंच बनाया ऐसे समय में जब अधिकतर लोग स्वयं को अकेला महसूस कर रहे हैं। सचमुच ये ठीक है, इस मंच से हम सब लोग जुड़ेंगे और हम इस मंच को एक व्यापकता देंगे, एक स्थायी रूप देने की कोशिश करेंगे। मेरे साथी जिस तरह से मदद कर रहे हैं, वीना भल्ला जी, आपका धन्यवाद। वीना भल्ला जी ने लिखा है, जय कृष्णा मूर्ति जी की भी यही शिक्षा पद्धति है। ठीक कहा, हम उसका भी अध्ययन करेंगे। मेरी गुरु निर्मला देश पांडे जी तो उससे जुड़ी हुई थी, जय कृष्णा मूर्ति जी के उस आंदोलन से। उनके पिता श्री पी.वाई. देश पांडे जी तो अनेक वर्षों तक उनके काम के साथ जुड़े रहे, उनके साथ रहे वाराणसी में। उनका उसके बारे में भी लेंगे। तो मैंने आपने मेरी बात को सुना, और मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जो ये श्रृंखला शुरू हो रही है, इस श्रृंखला को हम सब लोग समर्थन देंगे, हम लोग प्रोत्साहित करेंगे, और नित्य नूतन वार्ता से जो ये निष्कर्ष सामने आए हैं, और एक उसका प्रैक्टिकल निष्कर्ष ये है, हम उसको बढ़ाने की तरफ काम करेंगे। आप सबका धन्यवाद, आप सबको मंगल कामनाएं। नमस्ते, जय जगत, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून।